हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। तो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को इंट्रोड्यूस किया है। एंड एज यू नो कि फ्रॉम दिस क्लास वी आर लुकिंग फॉर द एकेडमिक सेशन 2026 एंड 27। और बेटा, जैसा आपको प्रॉमिस किया गया है, जिस जो आपको ये प्रॉमिस करके बताया गया कि हम लोग कंप्लीट फिजिक्स का स्टडी करेंगे। और यहां से आप अपने नोट्स तैयार करिए, और ये आपके नोट्स बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेंगे आपकी। और ये जो आपके नोट्स हैं वो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। तो पहली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को जान लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पर चार्ज का पता चला, वैल्यू कैसे निकाली गई, कितनी वैल्यू निकाली गई। तो ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं। तो अब आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 2 है आज। आगे ले चलते हैं क्लास को। तो जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी वैल्यू निकल चुकी थी। इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर प्रोटॉन निकला था 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन निकला था 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकल के आया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो लॉजिकली निकाला गया था। लॉजिकली। प्रोटॉन पे जो चार्ज लॉजिकली निकाला गया, तो डन बाय विलियम गिलबर्ट। डन बाय विलियम गिलबर्ट। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज था, डन बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और ये भी कंफर्म हो गया कि दोनों का जो चार्ज है वो नेचर में कैसा है, अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो नेचर में कैसा है, नेचर में अपोजिट है। तो फिजिक्स में बेटा जो अपोजिट नेचर होता है उसमें साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपने अपने 11th क्लास में साइन कन्वेंशन यूज किया। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई वेक्टर जो है डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है, तो आपने कहा कि हम उसके लिए प्लस साइन यूज करेंगे। और कोई वेक्टर डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो आपने कहा कि हम उस पर माइनस साइन यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन कोई नई चीज नहीं है फिजिक्स में। इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो है यूज करते हैं। और जब ये कंफर्म हो गया कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन नेचर में अपोजिट है, इसका ये मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन अगर अकेला है तो उसके पास चार्ज है, प्रोटॉन अकेला है, आइसोलेटेड है, तो चार्ज है। लेकिन जब ये दोनों पास पास आ जाते हैं, जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, तो टोटल चार्ज 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनों का चार्ज प्रोटॉनों के चार्ज से क्या हो गया, काउंटर बैलेंस हो गया। तो काउंटर बैलेंस कैसे हो सकता है, जब दोनों पर चार्ज वैल्यू में तो सेम है, ये तो हमें दिख ही रहा है कि वैल्यू में सेम है, लेकिन नेचर कैसा हो, अपोजिट हो। और इस बात को, नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन कन्वेंशन यूज किया गया।
और जब साइन कन्वेंशन यूज किया गया तो जो नेगेटिव साइन था वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मिला और जो पॉजिटिव साइन था वो प्रोटॉन के चार्ज को मिला। और ये काम फ्रैंकलिन ने किया, ये काम किया था फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन यूज साइन कन्वेंशन for opposite nature of charge, opposite nature of charge, opposite nature of charge। नेगेटिव साइन दे दिया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था उस पर नेगेटिव साइन दिया, और पॉजिटिव साइन दे दिया प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन को पॉजिटिव साइन दे दिया। मतलब इसका ये हो गया कि उस दिन अगर फ्रैंकलिन ने नेगेटिव साइन प्रोटॉन को दिया होता और पॉजिटिव साइन इलेक्ट्रॉन को दिया होता तो आज हम यही पढ़ रहे होते। ये टोटली इंडिपेंडेंट था, क्योंकि ये तो कंफर्म था कि नेचर अपोजिट है, लेकिन किसको नेगेटिव देना है और किसको पॉजिटिव देना है ये टोटली इंडिपेंडेंट था। और उन्होंने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के चार्ज को दे दिया और पॉजिटिव प्रोटॉन के चार्ज को दे दिया। तो इस तरीके से हमारे पास में टाइप्स ऑफ चार्जेस आ गए, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज में हमारे पास में हो गया पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब जो ये चार्ज है उसका कैलकुलेशन हो चुका था, तो इसकी जो यूनिट्स हैं, जैसे अगर हम लोग एसआई सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम की बात करें और एफपीएस सिस्टम की बात करें, जितनी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, तो यूनिट ऑफ चार्ज में जब हम बात करते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो डियर एसआई सिस्टम में जो एसआई सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है दैट इज कूलाम के नाम से है, कूलाम। इसके लिए हम लोग कैपिटल सी यूज करते हैं, और एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो सीजीएस यूनिट में ये जो कूलाम है इसमें स्टैटिक वर्ड यूज कर दीजिए, स्टैटिक कूलाम या सिंपली स्टैट कूलाम, स्टैटिक कूलाम, या फिर आप ऐसे लिखते हैं स्टैट कूलाम। एम्पियर सेकेंड में स्टैटिक वर्ड यूज कर दीजिए, स्टैटिक, एम्पियर इंटू सेकेंड या स्टैट एम्पियर इंटू सेकेंड, और यूएससी ईएसयू, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कुछ यूनिट चार्ज की ऐसी हैं जो किसी सिस्टम ऑफ यूनिट का पार्ट नहीं है, जैसे अदर यूनिट्स जो हैं चार्ज की, उसमें आपके लिए फैराडे बड़ा ही फेमस नेम है, फैराडे चार्ज का यूनिट है। एम्पियर इंटू आर्स भी चार्ज का यूनिट है। और ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये सब चार्ज के यूनिट्स में आते हैं, बट ये जो है किसी सिस्टम ऑफ यूनिट का पार्ट्स नहीं है, एंड दैट इज वाई आप इनको अदर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से जानते हैं। अच्छा, एग्जाम में आपके बड़ा ही फेमस क्वेश्चन रहता है कि 1 फैराडे में कितने कूलम होते हैं। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम।
करीब करीब 1 लाख के आसपास कूलम होते हैं। ये भी आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि 1 कूलम में कितने ईएमयू होते हैं। ईएमयू चार्ज का यूनिट है, तो 1/10 ईएमयू, और 1 कूलम में 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये कन्वर्जन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कन्वर्जन भी आपको तैयार करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि जिस इलेक्ट्रिक चार्ज को इतनी एफर्ट्स के बाद, इतनी हार्ड वर्किंग के बाद निकाला गया, जिसका पता लगाया गया, उस इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम लोग मेन प्रॉपर्टीज इसकी अभी डिस्कस कर लेंगे, और बाकी जो अदर प्रॉपर्टीज हैं वो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरा हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। तो जैसे जैसे चैप्टर टू चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो और बहुत सारी बातें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चलेंगी। लेकिन अभी जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट जबकि मास जो होता है, वाइल मास इज वेरिएंट। मास वेरिएंट होता है। इसका क्या मतलब है भाई? प्रॉपर्टी तो हमने लिख दी है, इसका मतलब क्या है? चलिए आपको मतलब भी बता देते हैं। इनवेरिएंट का मतलब है, इनवेरिएंट मतलब वेलोसिटी के साथ नहीं बदलना। नहीं बदलना। और वेरिएंट का मतलब है वेलोसिटी के साथ बदल जाना। वेरिएंट मींस चेंज। वेरिएंट मींस चेंज या चेंजेस विद वेलोसिटी। जो मास होता है वो वेलोसिटी के साथ बदल जाता है। एक फार्मूला गिवन बाय आइंस्टाइन, एक फार्मूला है m इज इक्वल टू m नॉट √1 - v² / c²। इस फार्मूले में जो ये m नॉट है, ये रेस्ट मास है, किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास। रेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, उस समय जो उसका मास है दैट इज m नॉट। और ये जो m है ये डायनेमिक मास है। डायनेमिक मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट चलने लगा उस समय जो उसका मास है वो m है, और ये जो v है वो स्पीड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो इस फार्मूले का जो मेन पर्पस है लिखने का वो ये कि आइंस्टाइन की इस इक्वेशन से ये पता चल गया जो मास है वो बदल जाता है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका अलग मास होगा, चलेगा तो उसका अलग मास होगा, बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। जैसे एक क्वेश्चंस आप मेरे साथ करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हैज चार्ज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
find electric charge over it when it moves with velocity c/2। ये इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट की हाफ वेलोसिटी से चलने लगा तो इसका चार्ज क्या होगा। तो मास के लिए तो रिजल्ट है, यहां पर जो रेस्ट वाला मास है और जो डायनेमिक वाला मास है वो अलग अलग है, लेकिन जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है। मतलब ये स्पीड के साथ में, वेलोसिटी के साथ में इसकी वैल्यू नहीं बदलती, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और अगर आप एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे तो वही पीछे वाली बात कि हमने प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा है कि जो चार्ज होता है वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है, मतलब वो वेलोसिटी पर, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलता है, और जो क्वेश्चंस मिलेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंजर्व होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको और अच्छे से लिखें तो जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। और कंजर्वेशन का मतलब आप सबको पता ही है कि जितना भी यूनिवर्स में टोटल चार्ज है वो हमेशा उतना ही रहेगा। आप उसको कम नहीं कर सकते, आप उसको ज्यादा नहीं कर सकते। आप उसको कम करने का मतलब हो गया कि आप उसको खत्म करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ज्यादा का मतलब आप उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो टोटल चार्ज यूनिवर्स का जो है वो कंजर्व रहता है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन रेस्ट। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है, रेस्ट में है, तो बच्चों इससे एक एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। और उस चलने वाली एनर्जी के रास्ते में कोई अगर दूसरा चार्ज आता है तो ये एनर्जी उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाती है। तो ये जो निकलने वाली एनर्जी है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है ये स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। रास्ते में तुम आ गए तो तुम्हारी बॉडी में चार्ज नहीं है, तो इस एनर्जी ने तुमको कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन रास्ते में उसके कोई चार्ज आ जाएगा तो ये एनर्जी उसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है, बहुत स्ट्रांग फोर्स लगाती है। चार्ज अगर मोशन में है, इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। तो यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पैदा करता है एनर्जी, और वो जिस एनर्जी को पैदा करता है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेट में आप इस एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी किसी
चार्ज के साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि म्यूचुअल इंटरेक्शन करती है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी क्या करती है, इसके बारे में आप मैग्नेट में पढ़ेंगे। और अगर ये चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, चार्ज इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है, तो ऐसा चार्ज पैदा करता है फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करता है, साथ ही साथ कुछ और भी उसके रहता है अलोंग विद रेडिएशन, और रेडिएशन एनर्जी भी पैदा होती है। अब रेडिएशन एनर्जी में कौन सी रेडिएशन एनर्जी निकलेगी, क्या वो रेडिएशन एनर्जी एक्सरे वाली होगी या फिर वो रेडिएशन एनर्जी कुछ और होगी, तो वो डिपेंड करता है कि जो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का चार्ज है उसका एक्सीलरेशन कितना है, इस पे डिपेंड करता है। और ये जो थर्ड पॉइंट है ये 1820 के एक्सपेरिमेंट में, एक एक्सपेरिमेंट 1820 का हुआ था, 1820 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और ये जो पॉइंट हमने लिखे हैं, जैसे एक पॉइंट आपका इसमें ये लिखा है, एक पॉइंट यहाँ पर ये लिखा है, और एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये 1820 के एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई हो गए, यानी कि 100% ये कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो कहा जा रहा है वो सही है। तो एक बार फिर से थर्ड वाली प्रॉपर्टी को आप देखिए, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रुका हुआ है तो इससे ना दिखाई देने वाली, आपको दिखाई नहीं पड़ेगी बट इससे ना दिखाई देने वाली एनर्जी निकलती है, और वो जो एनर्जी है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, उसके रास्ते में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसको तुरंत ये एनर्जी उस पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाती है। इस फोर्स के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और इसी तरीके से यूनिफॉर्म मोशन में जो एनर्जी क्रिएट होती है चार्ज से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको कहते तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, लेकिन साथ ही साथ एक रेडिएशन एनर्जी भी निकलती है, और वो रेडिएशन एनर्जी कौन सी होएगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक प्रॉपर्टी इनवेरिएंट वाली हो गई, एक प्रॉपर्टी हमारी कंजर्वेशन वाली हो गई, और एक प्रॉपर्टी ये हो गई, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब आज की क्लास का जो लास्ट आपके लिए जो इंफॉर्मेशन है, जो पॉइंट और कॉन्सेप्ट है, वो ये कि बेटा अगर किसी के पास में इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हम लोग एक टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रीफाइड। तो इलेक्ट्रीफाइड मींस जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बॉडी में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट। तो किसी के पास में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो हम कहेंगे कि हाँ वो इलेक्ट्रीफाइड है। और न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट प्रेजेंट। नॉट प्रेजेंट मतलब जीरो। तो किसी के पास अगर आपको चार्ज मिला तो कहेंगे वो इलेक्ट्रीफाइड है, और अगर चार्ज नहीं मिला तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि क्या किसी न्यूट्रल पार्टिकल को इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं? कैन न्यूट्रल पार्टिकल्स बिकम इलेक्ट्रीफाइड? कि आपके पास में न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं तो आपके पास क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसा मेथड है
कि आप उस न्यूट्रल पार्टिकल को इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हो। और दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यही रखेंगे बट देखिए चेंजेस कहां पर हैं। कैन न्यूट्रल बॉडीज या मटेरियल कह लें आप, मटेरियल्स बिकम इलेक्ट्रीफाइड। बिकम इलेक्ट्रीफाइड। तो ये दो क्वेश्चन है यहां पर। तो इन क्वेश्चंस के आंसर देते समय गलती नहीं करनी है। जैसे कि जो पहली प्रॉब्लम है, इसका आंसर है नो। टिल नाउ, क्योंकि फिजिक्स में कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे कि हम न्यूट्रल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रीफाइड कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई तरीका नहीं हमारे पास जिससे कि हम न्यूट्रल पार्टिकल्स को इलेक्ट्रीफाइड कर पाए। और जो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आंसर है यस। आंसर है यस। तो दोनों क्वेश्चंस में जो डिफरेंस है, यहां पर हम न्यूट्रल बॉडीज की बात कर रहे हैं, बॉडीज या मटेरियल्स बात एक ही है, और ऊपर हम न्यूट्रल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम न्यूट्रल बॉडीज को इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं तो वो कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिसको कि हम यूज करें, इस्तेमाल करें और हमारे पास जो न्यूट्रल बॉडीज है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाए। तो बेटा यहां पर हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम चार्ज किसी न्यूट्रल बॉडी में ला सकते हैं। तो हेडिंग हमारी है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो टोटल हमारे पास में 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड्स। Three methods for electrification, और आप इसी इलेक्ट्रिफिकेशन को लिख सकते हैं चार्जिंग। चार्जिंग 3 तरीके हैं जिसको कि आप इस्तेमाल करके किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग, तो सबसे पहले तो अभी बताया है, फिर से यहां पे लिख दें कि ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग है फॉर न्यूट्रल बॉडीज हैं, इसके पहले मैंने आपको बता दिया, फिर एक बार ब्रैकेट में लिख करके वो जो गलती हो सकती है उससे बचा रहा हूं आपको। तो 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड्स। 3 तो मैंने लिखा ही नहीं है यहां पर। देयर आर 3 मेथड्स। उसमें से पहला और सबसे पुराना मेथड है फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड, इसको रबिंग मेथड भी कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड होगा ये। और सेकंड है आपके पास कंडक्शन मेथड। और थर्ड है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब जल्दी से आज की क्लास को हम लोग रिवाइज कर लें। याद रखें कि शेड्यूल बहुत जरूरी है। आज की क्लास नंबर है 2 और थोड़ा सा ये हमने रिवीजन किया।
ये फर्स्ट क्लास में जो हम लोगों ने काम किया था उसको रिवाइज किया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकला और प्रोटॉन पे चार्ज इतना ही निकला, वैल्यू इतनी ही निकली, लेकिन नेचर में अपोजिट है। और प्रोटॉन पे चार्ज निकालना और उसका नेचर अपोजिट है ये बताना गिलबर्ट ने काम किया था, विलियम गिलबर्ट ने। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की कैलकुलेशन थी वो ऑयल ड्रॉप मिल्कन के एक्सपेरिमेंट से निकल के आई थी। जैसे ही पता चला कि नेचर अपोजिट है तो फ्रैंकलिन कूद पड़े, बोले कि अच्छा नेचर अपोजिट है तो साइन कन्वेंशन दे दिया जाए। तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया प्रोटॉन के चार्ज को, नेगेटिव चार्ज दे दिया इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। तो यहाँ से हमारे पास में पॉइंट आया कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने हैं। तो ये आपके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, ये दो तरीके के चार्जेस होते हैं। चार्ज की यूनिट्स के बारे में बात कर लें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एसआई में जो यूनिट्स हैं वो लिखी हुई हैं, सीजीएस में जो यूनिट्स हैं वो लिखी हुई हैं, और ये कुछ अदर यूनिट्स हैं जिनको सिस्टम ऑफ यूनिट में तो नहीं लिया गया लेकिन बड़ी फेमस यूनिट्स हैं, और ये वहां पर कन्वर्जन है जो कि आपको क्वेश्चन के तरीके से मिलेंगे। इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज 100% यहां से क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में भी आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा और कंपटीशन वाले एग्जाम में भी मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हमने कुछ मेन प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताई हैं। इनवेरिएंट वाली प्रॉपर्टी चार्ज में, प्लस ये न्यूमेरिकल, उसके बाद में कंजर्वेशन चार्ज की प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास में है। उसके बाद में फिर ये 1820 के एक्सपेरिमेंट से ये 3 प्रॉपर्टीज वहां पर मिलती हैं। और फिर ये टर्म इलेक्ट्रिफाइड का क्या मतलब है और न्यूट्रल का क्या मतलब है, और ये बड़े कमाल के दोनों क्वेश्चंस हैं, बहुत ही कमाल के दोनों क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट उसी पीछे वाले क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग है। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑल द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब आपको शेड्यूल मैंने पहले भी बताया, फिर से बता दूं कि मंडे से फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास है, टाइमिंग है 8 PM। जो क्लास की ड्यूरेशन है वो 30 से 40 मिनट्स की क्लास होगी, 30 से 40 मिनट्स की क्लास होगी। और नोट्स आप बनाएंगे, हम भी बोर्ड पर नोट्स कंटिन्यूअसली लिखते हैं, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी उसको जो है नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप इस मेरे साथ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो अब अगली क्लास, क्योंकि टुडे इज फ्राइडे यानी कि 20 है, तो जो अगली क्लास होगी कल है 21 मीन सैटरडे, कोई क्लास नहीं होगी। संडे कोई क्लास नहीं होगी। मंडे को मिलेंगे इसी समय पर 8 PM, और इसके आगे हम ये जितना भी ये मेथड ऑफ चार्जिंग है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए साथ में, मिलते हैं आप सभी लोगों से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।